स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने दिल्ली में फहराया तिरंगा। लाल किले से 12वीं बार किया संबोधन। कहा, देश को 2047 तक बनाएंगे विकसित भारत। लाल किले से पीएम मोदी का देशवासियों के लिए बड़ा ऐलान। बोले, इस दिवाली से लाएंगे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। रोजाना इस्तेमाल की वस्तुएं होंगी सस्ती। पीएम मोदी ने किया विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान। कहा, हमारे 3 करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी, नए सेक्टर में मिलेंगे मौके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं को सैल्यूट। भारत की ताकत किसी के आगे नहीं कमजोर। नशे के मामलों में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को पंजाब सरकार देगी इनाम। मुख्यमंत्री मान ने कहा, 1 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ने वाले अधिकारियों को मिलेगा 1,20,000 का रिवॉर्ड। 1600 पदों को करेंगे प्रमोट। नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ा को जान से मारने की धमकी। मोहित नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर दी धमकी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। पंचकुला में तेज रफ्तार कार का कहर। करीब 8 से 10 गाड़ियों को मारी जोरदार टक्कर। पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की सिक्योरिटी में तैनात गाड़ियों को भी नुकसान। घटनास्थल से आरोपी फरार। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे जासूस ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ चार्जशीट से, जिसे अब पेश कर दिया गया है। आरोप हैं ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी के, और अब उन पर एसआईटी ने 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। 3 महीने की जांच के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई। 18 अगस्त को ज्योति को कोर्ट में पेश किया जाएगा, पेशी होगी उनकी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप है। जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। तब से वो जेल में बंद है, और अब उनके खिलाफ एसआईटी ने 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर और बाकी जो खुफिया जानकारी है उसको पाकिस्तान को मुहैया करवाने के आरोप हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी के आरोप है। इसके साथ ये जानकारी भी सामने आई थी कि उन्होंने कई धार्मिक स्थानों के भी वीडियो बनाए थे, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ शेयर किया गया था। तो जासूसी के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और अब 3 महीने की जांच के बाद एसआईटी ने करीब 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। तो ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर है, जो यूट्यूब चैनल चलता था इनका, ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब चैनल था जो ये चलाती थी। और इसी के दौरान इन्होंने कई जगहों पर जाकर वीडियो बनाई, और आरोप हैं कि वो वीडियो इन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ शेयर की है। इस मामले को लेकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, और अब करीब 2500 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल की है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश कुमार जो है हमारे साथ जुड़े हैं, वकील हैं ज्योति मल्होत्रा के, तो ये हमारे साथ जुड़े हैं। जी मुकेश, हम जानना चाहेंगे कि क्या इस चार्जशीट में दायर किया गया है, क्या जो है आरोप लगाए गए हैं, और किस तरह का रुख अपनाया जा रहा है? देखिए कुलदीप जी, कल पुलिस के पास आखिरी दिन था ज्योति के खिलाफ जांच पूरी करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने की, और आखिरी दिन पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। और अब कोर्ट ने 18 अगस्त को अपीयरेंस के लिए डेट लगाई है। अपीयरेंस हो सकता है ज्योति मल्होत्रा को 18 को कोर्ट में बुलाए, और क्योंकि अक्यूज को ही दी जाती है चार्जशीट की कॉपी जी। उसके बाद हमें चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, उसको पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है जी। अब तक जो जांच की गई है इस केस में, इस मामले में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, जांच की पुलिस ने कुछ जांच शेयर तो की नहीं, क्योंकि पहले जब हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी उस दौरान भी पुलिस ने कोई ऐसी जांच में क्या आया सामने कुछ शेयर नहीं किया। बस इसको राष्ट्रीय अखंडता का मामला बताया, और कुछ के जांच जारी है अभी तक। अब चार्जशीट की कॉपी मिलने के बाद ही क्लियर होगा कि ये जांच में जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हैं, बीएनएस के हैं, 152 के जो देशद्रोह के, तो उस पे क्या पुलिस को सबूत मिले हैं क्या नहीं है, वो जांच रिपोर्ट देख के ही क्लियर होगा, और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
ज्योति मल्होत्रा पर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, देशद्रोह का आरोप है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मेरी इस मामले में क्योंकि ज्योति मल्होत्रा को अचानक अरेस्ट किया गया, ऐसे केस के अंदर जब एक वकील का काम होता है तो उसको अक्यूज किसी को नहीं पता, ना उसके परिवार वालों को पता, ना किसी और को पता। पुलिस जो कह रही है उसके उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वकील का काम तो दूसरा है। तो मैंने कई बार ज्योति से मुलाकात की, उससे सारी बातें पूछी, क्योंकि वकील को कभी गलत नहीं बोलेगी। वो उसका एक ही जवाब था कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मैं देशभक्त हूँ और ना ही मेरे साथ गलत होगा, ये भी मेरे को यकीन है। बस थोड़ा सा दिन ऐसे आ गए हैं, अब मेरे को रहना पड़ेगा। बस ये था कि उसको थोड़ा हौसला बढ़ाना था कि कुछ ज्यादा हताश ना हो, और जो होगा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे टेंस, बस ये बात। जी मुकेश जी, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि उस समय बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही थी। पहलगाम दौरे का जिक्र हुआ था ज्योति मल्होत्रा के, उसके साथ उनके पाकिस्तान दौरे का भी जिक्र किया गया था, दानिश के साथ करीबियों के भी आरोप लगे हैं। क्या इन सब का भी चार्जशीट में जिक्र किया गया है? इनको लेकर भी कोई तथ्य सामने आया है अभी तक? देखिए कुलदीप जी, वो तो बता रहा हूँ ना, चार्जशीट पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। दूसरी बात, जहाँ पहलगाम की बात की जा रही है, पाकिस्तान दौरे की बात की जा रही है, एक ज्योति अकेली थोड़ी है। पहलगाम में अगर गई है तो और भी टूरिस्ट गए। कोई ऐसी जगह तो नहीं ना जहाँ जा नहीं सकता, वहां गई है। जहाँ इंडिया का कोई भी आदमी जा सकता है, वहां ज्योति चली गई, इसके लिए कोई अपराध नहीं है ये। मान लो सेना के किसी ऐसे जगह चली गई हो जो जहाँ एंट्री वर्जित क्षेत्र हो, बैन हो, वो चीजें तो है नहीं ना। आप सीधी सी बात ये देखिए कि कभी आज तक जिंदगी में सुना है कि कोई कैमरा लेके वीडियो बना रहा है और उसको अपलोड कर रहा है? जासूसी होती है? वो सरेआम कोई जासूसी होती है क्या? जी, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये साजिश है? क्योंकि बहुत सारे इस दौरान यूट्यूबर पकड़े गए थे, पंजाब से भी कुछ लोगों का नाम सामने आया था जिन पर जासूसी के आरोप लगे हैं। तो क्या किसी तरह की साजिश रची गई है यूट्यूबर्स के खिलाफ? मुझे लगता है मैंने अपने बेल के अंदर भी उसका जिक्र किया है। मैं उसमें सीधा सीधा यही है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला था, उस दौरान मीडिया सही जानकारी नहीं दिखा रहा था और कुछ यूट्यूबर्स उनको दिखा रहे थे, तो वो यूट्यूबर्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक डेटेंट एग्जाम्पल बनाया गया है, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाए ऐसे आरोप में, ताकि दूसरे लोग डर जाए। ये बस एक टैक्टिस होती है, वो टैक्टिस मुझे लगता है वो टैक्टिस थी और कुछ नहीं है। उसके बाद यूट्यूबर्स भी चुप हो गए थे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मुकेश जी। तो अब कोर्ट में पेशी होगी ज्योति मल्होत्रा की, उसके बाद ही जो फाइनल डिसीजन है वो पता चल पाएगा कि क्या इस पर निकलता है, क्या सॉल्यूशन होता है और जो आरोप है उनमें कितनी सच्चाई है। तो वहीं गुरुग्राम में, हरियाणा में निजी अस्पतालों की हड़ताल का 9वां दिन जारी है। हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इस दौरान आईएमए हरियाणा के अध्यक्ष ने खंडन किया है, हड़ताल खत्म होने की खबरों का खंडन किया। आईएमए ने कहा कि कोई भी हड़ताल वापस नहीं ली गई है। डॉक्टर एमपी जैन ने कहा है ये विभाग झूठी खबरें फैलाकर भ्रम पैदा कर रहा है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा था कि आईएमए की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है, जिसका अब आईएमए ने खुद खंडन किया है। अभी तक सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी है, सरकार बकाया भुगतान करेगी तभी हड़ताल वापस होगी। तो 7 अगस्त से हड़ताल का ऐलान किया गया था, तो अब तक ये हड़ताल चल रही है। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं किया जा रहा है, जितने भी मरीज अस्पताल जा रहे हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने करीब 300 करोड़ का जो बकाया है वो भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी भी पूरा बकाया नहीं दिया गया है, जिसको लेकर हड़ताल जारी है। आज 9वां दिन है हड़ताल का, लगातार हड़ताल जारी है और इलाज नहीं किया जा रहा है। तो ये खबर आ रही थी कि हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। आईएमए ने इस खबर का खंडन किया है और साफ कहा है कि जब तक सरकार बकाया राशि है उसका भुगतान नहीं करेगी तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, ये जो हड़ताल चल रही है ये कब तक खत्म हो सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जिस तरह की खबरें हैं उसका तो खंडन कर दिया गया है आईएमए की तरफ से। बिल्कुल, देखिए आयुष्मान कार्ड के तहत काफी दिनों से जो हरियाणा के जितने भी निजी अस्पताल हैं वो इलाज नहीं कर रहे हैं। आईएमए ने ये आरोप लगाया था कि सरकार उनका पैसा नहीं दे रही है और साथ ही उन्होंने और कई सारी मांगे जो है वो रखी थी सरकार के सामने की मांगों को माना जाए, उसके बाद ही जो निजी अस्पताल हैं वो इलाज करेंगे। उसके बाद सरकार के साथ बातचीत हुई है आईएमए की, लेकिन अभी तक वो बात सिरे नहीं चढ़ी है। आज इस तरह से स्टेट हेल्थ एजेंसी ने ये दावा किया था कि कुछ अस्पताल हमने हड़ताल खत्म कर दी और वो इलाज के लिए तैयार हैं, तो उसको लेकर के जब आईएमए के अध्यक्ष
बातचीत की गई न्यूजीलैंड की तरफ से, तो उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार ये भ्रम फैलाना चाह रही है ताकि उनका जो हड़ताल चल रही है उसको कमजोर किया जाए, इसलिए सरकार इस अपना रही है। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि इसको हड़ताल खत्म नहीं हुई है और जब तक सरकार पैसा नहीं देगी बकाया, और साथ ही बजट में जब तक इसका प्रावधान नहीं करेगी पैसों का, तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि 7 अगस्त को जो हड़ताल शुरू हुई थी IMA की तरफ से, वो अभी भी जारी है। द्रविड़ जी, जिस तरह से सरकार का कहना है कि आज जो बकाया रकम है 300 करोड़ तक का भुगतान कर दिया गया है और निर्देश भी दिए थे कि इलाज बंद नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद IMA इस तरह का निर्णय लिया है, हड़ताल जारी है, इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है? नारनौंद में कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। नारनौंद से कांग्रेस के विधायक हैं, इन्हें सोशल मीडिया पर यह धमकी दी है। आरोपी ने विधायक को सोशल मीडिया पर धमकी दी है और कहा है कि गोली नहीं देखती है, विधायक है या आम आदमी। इस खबर पर खुद विधायक जस्सी पेटवाड़ हमारे साथ जुड़े हैं। जी, आपको धमकी मिली है, सोशल मीडिया पर धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तो सरकार को इस पे कुछ कहना चाहिए कि आज इस हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जब एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरीके से सरेआम धमकियां दी जा रही, तो आम जनता के ऊपर इसका क्या असर जाएगा और आम जनता का क्या हाल होगा। जबकि मैं ये कह सकता हूं कि मेरी धमकी की छोड़िए, आज हरियाणा प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि इससे पहले इस प्रदेश में कभी ऐसे हालात नहीं हुए जो आज अपराध जिस स्थिति में यहाँ पहुंच गया हरियाणा में। आए दिन 5 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, आए दिन 50 से ज्यादा फिरौतियां मांगी जा रही हैं। प्रदेश में इतना लॉ एंड ऑर्डर का इतना दिवालियापन निकल चुका है कि आप किसी भी जिले में चेक कर लीजिए। आप हमारे नजदीक का जिला है, जिला जींद, आप करीब देखिए 1 महीने में लगभग 20 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं जी। कल भिवानी में एक शिक्षिका की गर्दन काट दी गई है। और उसके बाद अब एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को कोई व्यक्ति सरेआम गोली मारने की धमकी देता है कि अगर आप दिग्विजय चौटाला के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गोली कहाँ से गई है, गोली कहाँ से लगेगी। तो अगर इस तरीके के हालात प्रदेश में हैं तो सरकार को ही इस बारे में कुछ कहना चाहिए कि क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को चलाने में नाकाम रही है। ये फेलियर है सरकार का एक बहुत बड़ा। तो मुख्यमंत्री को हरियाणा के लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि वो हरियाणा के लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। जी, जैसे जी आपने आरोप भी लगाए हैं, जेजेपी और चौटाला परिवार पर निशाना साधा है कि ये जो धमकी देने वाला शख्स है ये उनके साथ जुड़ा है। देखिए, ये जो धमकी देने वाला शख्स है ये जिला पलवल का जो जेजेपी पार्टी है, उस जेजेपी पार्टी में एक छात्र संगठन है इनसो जी। ये उस छात्र संगठन का जिले का अध्यक्ष है इनसो का जी, अभी मौजूदा, और मोहित दुर्ग इसका नाम है। और इसने किस वजह पे किसके कहने के ऊपर, जांच केवल ये नहीं होनी चाहिए कि धमकी किसने दी, जांच ये भी होनी चाहिए कि इसने किसके कहने पे एक विधायक को सरेआम धमकी दी है जी। ये भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन खड़ा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि चौधरी देवीलाल की कभी ये विचारधारा रही होगी कि वैचारिक बहस को का जवाब आप गोली से दोगे। ये तो मुझे लगता है दिग्विजय ने कोई ऐसा स्कूल खोला है, दिग्विजय चौटाला ने, जहां वैचारिक बहस का या विचारधारा का जवाब वो गोली से देंगे। तो ये तो दिग्विजय चौटाला को भी बताना चाहिए कि उसके संगठन का जो जिले का अध्यक्ष इतने महत्वपूर्ण पद पे कोई बैठा है और वो किसी विधायक को या किसी आम आदमी को सरेआम धमकी दे रहा है, जबकि उसके ऊपर पहले से, अब आप एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, इस लड़के के ऊपर पहले से ही 302 की धारा दर्ज है, मतलब मर्डर की धारा इसके ऊपर पहले से दर्ज है। इसके ऊपर 3 और आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब इस तरीके की आपराधिक छवि के लोगों को ये अपने साथ लिए घूमते हैं, जिले के एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर बिठाते हैं। तो ये बात आम जनता को समझ आ चुकी है कि किस तरीके की विचारधारा इन लोगों की रही है। धमकी दिलाने वाले लोग या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ये अपने साथ रखते हैं, तो ये लोगों को समझ आ चुका है अब जी। क्या इस तरह की ये पहली वारदात है, आपको धमकी मिली है या पहले धमकी मिल चुकी हो, किसी और तरीके से धमकी दी गई हो? जी नहीं, मुझे इस तरीके की ना मेरा इतना बड़ा वो रहा कि भाई कोई मेरा किसी से कोई झगड़ा है, मेरा किसी से कोई विवाद है, ना कोई पुराना ना कोई नया विवाद रहा। और ये भी दिग्विजय चौटाला से मैंने एक सवाल पूछा था उनकी फेसबुक पे कि
जो लोग कह रहे हैं, दिग्विजय चौटाला आज कह रहे हैं कि हम युवाओं को जोड़ेंगे, जेजेपी को मजबूत करेंगे। मैंने सवाल पूछा था दिग्विजय चौटाला से कि 4.5 साल आपने क्या किया? 4.5 साल तो आप हरियाणा प्रदेश के लोगों को भूलकर आप प्रदेश में सत्ता की मड़ाई खाते रहे। आपने लगातार भ्रष्टाचार करने का काम किया। भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर लगे। 4.5 साल तो अपने माल जोड़ने में लगा दिए। और आप मुझे एक जवाब दीजिए, दिग्विजय चौटाला से मेरा सीधा सवाल था कि चौधरी अजय सिंह चौटाला जो हैं, जो दिग्विजय चौटाला जी के पिताजी हैं, पिताजी बोलते हैं कि हमारा तो जन्मजात संबंध है बीजेपी से, और बेटे बोलते हैं कि हम उनको जमना पार करेंगे बीजेपी को। दुष्यंत चौटाला जी बोलते हैं कि मनोहर लाल खट्टर अच्छे मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय चौटाला बोलते हैं कि नायब सैनी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और फिर ऊपर से ये लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए की बात करते हैं। तो मैंने सिर्फ दिग्विजय से सवाल पूछा था कि आप क्यों हरियाणा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? पिताजी कुछ कहते हैं, बेटे कुछ कहते हैं। क्या आप लोगों ने हरियाणा के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है कि आप सुबह शाम, पिताजी सुबह कुछ बयान देते हैं, बेटे शाम को कुछ बयान देते हैं? तो ये सवाल मैंने दिग्विजय से पूछा था। तो उस लड़के ने मेरे को ये सरेआम उस फेसबुक पे लिख के भेजा कि गोली ना तो विधायक देखती है, ना आम आदमी देखती है। गोली कहाँ से निकलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गोली कहाँ लगेगी? क्यों छोटी सी उम्र में आप पंचतत्वों में विलीन होना चाहते हो? तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इस लड़के ने ये किसके कहने पे लिखा, किसके इशारे पे लिखा। और उस लड़के ने फिर शाम को आके सफाई दी कि मेरा जिस आईडी से धमकी दी गई उसी आईडी पे लाइव होके वो कह रहा है कि भाई मेरा तो आईडी हैक हो चुका है। तो हैक हुआ तो फिर आप उस पे लाइव कैसे आए? तो बहुत सारे सवाल हैं ये। अब हम लोग कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। हालांकि कानून बचा नहीं अपराधियों के लिए हरियाणा प्रदेश में। अपराधियों में खौफ खत्म हो चुका है कानून का, सरकार का। लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून अपना काम करेगा। हमने कानून को, पुलिस को अपनी शिकायत दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जस्सी पेटवार जी। तो अब जो जांच है उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि धमकी दी गई है, क्यों ये धमकी दी गई है, किसके कहने पर जो है धमकी मिली है कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार को। पंद्रह अगस्त के अवसर पर पहली बार देश भर के 100 से ज्यादा गांव के सरपंच लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने पहुंचे। हरियाणा से लेकर अन्य राज्यों तक के सरपंचों ने इसे जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान बताया। उन्होंने कहा, हमेशा टीवी पर देखा, कभी सोचा नहीं था कि यहां आने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात को उन्होंने यादगार क्षण बताया और कहा कि मोदी का नया भारत युवाओं और बुजुर्गों में नई ऊर्जा भरता है। अगस्त का मौका है और लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर दिया है और इस मौके पर वीआईपीज को इनवाइट किया जाता है। पहली बार जो सरपंच हैं उनको भी बुलाया गया है और देश के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे सरपंच को न्योता दिया गया था। कुछ सरपंच भी हमारे साथ हैं जो कि उस कार्यक्रम से अभी वापस लौटे हैं, उनसे ही जानेंगे। आप लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना और पहली बार ऐसा मौका था कि सरपंचों को भी वहां पर बुलाया गया। क्या सबसे पहले मैं जानना चाहिए कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आप के चैनल का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हम इसके द्वारा। दूसरा आप सभी दर्शकों का भी अभिनंदन है और ऐसा लग रहा है कि मतलब एक हमारा सपना ही पूरा हुआ है। बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है। हमने लास्ट टाइम में भी हमारे जो सीएम साहब है हरियाणा से सरपंचों में जिला महेंद्रगढ़, गांव नीरपुर राजपूत मेरा नाम। अच्छा, नहीं आप लोगों ने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री आपको बुलाएंगे, वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, बट ये था कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट एक दिन जरूर मिलेगा। भाजपा सरकार है तो अच्छा करने पे रिजल्ट जरूर देते हैं इस चीज का।